एक बार फिर से आप सबका स्वागत है राजस्थान संवाद में, जहां हमारी ये मुहिम रहती है कि हम जो कानून में परिवर्तन हो रहे हैं, जिन कानूनों को समझना जरूरी है, या जिन मुद्दों पर देश में बहुत बात हो रही है, उन मुद्दों को आप सब तक बहुत ही आसान भाषा में पहुंच जाएं, उन मुद्दों को आप गहराई से समझ जाएं। इसके लिए देश के विभिन्न कोनों से देश के सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट्स को हम आपके लिए लाते हैं, ताकि आप उन मुद्दों को समझ पाए। ऐसा ही एक बड़ा मुद्दा अब बन चुका है ईवीएम का। देश में चुनाव करने के लिए, चुनाव को तकनीकी रूप से स्ट्रांग बनाने के लिए, बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाओं को कम करने के लिए और तकनीक का चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए ईवीएम की शुरुआत हुई थी। लेकिन आज एक डिबेट ऐसा चल पड़ा है कि ईवीएम हैक हो रही है, ईवीएम से चुनाव रिग हो रहा है। अब ये चुनावी प्रोपोगेंडा विपक्ष का बनाया हुआ है या सच में ऐसा कुछ है? ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं? ईवीएम अगर हैक हो रही है तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में 10 साल तक कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा, कुछ हो क्यों नहीं रहा? इन सारे सवालों पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ गाल्टर के फाउंडर और लॉ में बहुत सालों तक काम कर चुके प्रोफेसर डॉक्टर एम के भंडारी हैं, जिन्होंने कई विद्यार्थी लॉ के निकाले हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को वो आज भी लॉ का विद्यार्थी कहते हैं। इसी के साथ साथ मेरे साथ आज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन हैं, जो कि डीन एंड हेड स्कूल ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर रहे हैं 2016 से अब तक। साथ ही साथ इंचार्ज लीगल सेल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर भी हैं। इन दोनों एमिनेंट पैनलिस्ट से हम बात करेंगे ईवीएम के बारे में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का राजस्थान संवाद में। बड़ा मुद्दा ये कि ईवीएम, जिससे पूरा देश, यानी कि लोकतंत्र या जनतंत्र जिसकी मालिक जनता है, वो जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, क्या वो ईवीएम पर उठे हुए सवालों में कोई भी साक्ष्य है, या उन सवालों में जो सवाल उठ रहे हैं उनका कोई भी बेसिस है, या फिर ये सारे सवाल राजनीति के तहत हो रहे हैं? इन दोनों मुद्दों पर बात करने करेंगे। सबसे पहले सर आप पर आते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर एम के भंडारी। सर, इस विषय की गहराई पे जाने के लिए ये समझना जरूरी है कि तकनीक आगे बढ़ेगी, हम क्या पीछे ही रह जाएंगे? और तकनीक के साथ आगे नहीं बढ़े तो हम वर्ल्ड से कैसे कंपटीशन करेंगे? आज लोग कहते हैं अमेरिका में भी तो ईवीएम बंद हो गई। अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है, हमारी पॉपुलेशन कितनी है? यू वोट गिनने बैठे रहेंगे तो कैसे तकनीकी रूप से आगे बढ़ेंगे? ऐसी बहुत सारी बातें। क्या कुछ फर्स्ट टेक है सर आपका? Thank you, Varun Bansali, for initiating this very important debate on one of the most significant legal, political, and controversial issue. In fact, it has been made controversial. It was not controversial, but it has been made controversial. ईवीएम और वीवीपीएटी, वीवी यानी वो ट्रेलर स्लिप, जिससे कि ईवीएम में डाला गया वोट वेरीफाई होता है, पेपर स्लिप होती है वो। इन सब मुद्दों पर हाल ही में 26 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार पुनः, मैं एक बार इसलिए कह रहा हूं कि पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपने निर्णय दिए हैं, अलग अलग हाई कोर्ट्स ने अपने अपने निर्णय दिए हैं, और ईवीएम को और वीवीपीएट के मिलान को उचित ठहराया है। अभी हाल ही में फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि वोट डालने का जो ईवीएम मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोट डालने का जो तरीका है वो सिक्योर्ड है, सेफ है, उसमें किसी भी तरह की टेम्परिंग या सिक्योरिटी चैलेंज नहीं है। और जो वोट डालने के बाद जो वीवीपीएट वोटर ट्रेल जो आएगी, उसका मिलान भी जो अभी वर्तमान में हो रहा है वो ठीक है। और जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका थी, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले तो ईवीएम ही गलत है,
वोट बैलेट से होना चाहिए। दूसरा उनका था कि 100% वीवीपीएट का मिलान होना चाहिए। जब वोटर वोट डालता है, एक स्लिप आती है उसका, और जो उसने बटन दबाया जिस कैंडिडेट के लिए, उसका मिलान होना चाहिए, और वो 100% होना चाहिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सारे उनके ऑब्जेक्शंस या उनके मुद्दे खारिज कर दिए, और हाजी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव भी दिए जिस पर मैं और प्रोफेसर हुसैन चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ देश के वरिष्ठ विधि शास्त्री और विभिन्न विषयों में महारत हासिल करने वाले कश्मीर यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ के डीन एंड हेड प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन भी है, जिसके बारे में आपने बताया। और प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के क्षेत्र में और भी अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट रूप से पूरे देश में जाने जाते हैं। सर, आपने मेरा और मिस्टर वरुण का निमंत्रण स्वीकार किया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। यू आर वेलकम ऑन दिस शो। नाउ लेट मी ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट इज ईवीएम एंड व्हेन इट स्टार्टेड। देखिए, भारत में करीब 98.7 करोड़ वोटर्स हैं, जो मैं समझता हूँ अगर पूरे यूरोप की पॉपुलेशन और अमेरिका की पॉपुलेशन भी आप मिला दें तो भी उससे भी ज्यादा है जो वोटर्स है। पॉपुलेशन तो हमारी 144 करोड़ के आसपास है, लेकिन 98 करोड़ वोटर्स हैं। किसी भी विश्व की डेमोक्रेसी में इतने वोटर्स नहीं है। आज के संदर्भ में उनसे फिजिकली बैलेट के द्वारा वोट डलवाना मैं असंभव तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए, जैसा वरुण आपने बताया कि क्या हम टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करें, जब पूरा विश्व टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है और भारत भी टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो हमने सबसे पहले 1977 में 1977 में ईवीएम मशीन को इजाद किया था। उस समय इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो हैदराबाद स्थित है, ईसीआईएल, उन्होंने एक प्रोटोटाइप बनाया था। और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद और सारे टेस्ट करने के बाद, मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और ईसीआईएल, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दोनों ने मिलकर ईवीएम की टेस्टिंग किए, अलग अलग चुनाव में उनका सेलेक्टिवली उपयोग किया, और फाइनली 2004 में पूरे देश की 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ईवीएम के माध्यम से वोट कराए गए, वोट डाले गए। और इसके बाद कई सारे आरोप लगे, कई सारी स्टडीज हुई। इवन अमेरिका में, जैसा आपने भी कहा, वहां भी ईवीएम का उपयोग होता है, लेकिन चूंकि वहां के राष्ट्रपति का चुनाव एक अलग तरह का चुनाव है, इसलिए वहां नहीं होता। बाकी और लोकल इलेक्शंस में वहां भी ईवीएम से वोट डाला जाता है। और विश्व की कई संस्थाओं ने समय समय पर इसकी टेस्टिंग की है कि क्या ये सेफ है, सिक्योर्ड है, और ये पाया कि ईवीएम बिल्कुल सिक्योर्ड है। ये एक स्टैंड अलोन मशीन है जो किसी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती है। कोई ऑनलाइन जाके उसमें टेम्परिंग नहीं कर सकता है, कोई इसको हैक नहीं कर सकता है। उसका जो पासवर्ड एक बार जनरेट होता है उसको नष्ट कर दिया जाता है। और सभी तरह की जो तकनीकी उसमें सुरक्षा मेजर्स, सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, वो लिए जाते हैं। इसलिए ये प्रैक्टिकली नामुमकिन है। कहने को कोई कुछ भी कह दे, लेकिन बार बार इस बात में जो कोई सच्चाई नहीं है कि ईवीएम को हैक किया जाता है, ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम को रूलिंग पार्टी ने अपने पक्ष में चुनाव करने के लिए हैक किया है। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। सर, आपने बहुत ही अहम मुद्दों पर रोशनी डाली, और इसमें और भी बहुत सारी चीजों पर बात करने की जरूरत है, जिसके लिए मैं हमारे साथ प्रोफेसर हुसैन भी हैं। सर, आपसे मैं सबसे बड़ी बात ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये बैलेट पेपर चलते थे या बैलेट पेपर के तहत वोटिंग होती थी, तब हमने बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनी कि पूरे के पूरे बूथ कैप्चर हो गए। जो बाहुबली होते थे वो बहुत सारे गुंडों के साथ बहुत सारे बूथ्स कैप्चर कर लेते थे। लेकिन जब से ईवीएम आया, तब से कुछ ऐसी घटनाओं में, कुछ ऐसी
अप्रिय घटनाओं में बहुत ज्यादा कमी आई है। इसके बाद भी विपक्ष लगातार एक चीज कहता है, या दूसरी पार्टियां जो सत्ता में नहीं होती वो सत्ता पर आरोप लगाती है। क्या ये आरोप एक निरंतर राजनीतिक प्रक्रिया है, या सच में ईवीएम में कुछ हो सकता है? सर, ओवर टू यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं प्रोफेसर भंडारी का, और वरुण जी आपका भी, कि आप मुझे मौका फराहम कर रहे हैं कि मैं इस माध्यम से आपसे बात करूं। बहुत अहम मुद्दा है। और इस मुद्दे को लेकर आपने जो प्रश्न मुझसे सवाल किया है, तो उसका मैं ऐसे उत्तर दे रहा हूं सर। देखिए, डेमोक्रेसी की बहुत सी किस्में हैं। अ, कहीं आप देखेंगे कि इसको अगर हम इस तरह से डिवाइड करें कि कहीं कोई ट्राइब कोई रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, और वो रिप्रेजेंटेटिव किसी ट्राइब को, पूरी रिप्रेजेंटेटिव को, पूरी उस ट्राइब को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, और उसका वोट मैटर करता है, और वो सारी उस टाइप को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से कहीं कोई आदमी किसी कम्युनिटी को या किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, उसको सिर्फ मौका दिया जाता है कि आप जाएं और हमको रिप्रेजेंट करें, आप हमारे लिए वोट कर सकते हैं। लेकिन हमारे हमारी कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि हमने हर किसी तबके के मुझे लगता है कि हर किसी तबके को रिप्रेजेंटेशन दी है। हम चूंकि ये जो राइट ऑफ फ्रेंचाइज है, वोट देने का अधिकार जो है, इसमें हमने एज को भी नीचे लाया है। तो हम ज्यादा से ज्यादा एक्चुअली वो मौका दे रहे हैं सबको कि सबकी रिप्रेजेंटेशन हो, और सब मिलजुल के सरकार चुने। तो ये हमारे पास सबसे बेस्ट मॉडल है, एक पूरी डेमोक्रेटिक स्पिरिट को पूरी तरह से दर्शाने का, और जिसपे हर किसी को मौका मिले। तो आपने बात शुरू की कि बैलेट से, जब हम बैलेट इस्तेमाल करते थे, और उसके बाद देखिए वरुण जी, मैं ये कहूंगा कि प्रोग्रेशन तो चलता रहता है। टेक्नोलॉजी, मैं अभी बात कर रहा था, 5-6 दिन पहले हम इनके भंडारे से इसी टेक्नोलॉजी पर बात हो रही थी, बड़े सेमिनार में। तो वहां पर सब लोगों का ये मानना था सर, कि हम इस टेक्नोलॉजी की पेश के साथ साथ हमको चलना है, तभी हमारा वो जीवन जो है वो चलेगा। अगर हम इस पेश में हम कहीं पीछे रह गए, तो हम पीछे ही रह जाएंगे, और टेक्नोलॉजी पता नहीं कहाँ चली जाएगी। तो हमको, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे देश में ये जो अभी जो ईवीएम चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए हम ये जो वोट डालने की प्रक्रिया चल रही है, तो शुरू की है हमने, बहुत पहले शुरू की हुई है। तो मुझे लगता है कि ये उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलने का एक मौका, और पुराने तरीकों को, जिन पर बहुत से आरोप उठते थे, जैसे आपने बताया कि जिसमें बहुत सा क्रिटिसिज्म था, बहुत सी घटनाएं घटी, और बहुत से कुछ सच भी सामने आते थे कि नहीं ऐसा होता था। तो उन सबको कम करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। तो हमको टेक्नोलॉजी को इसको तो एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्सेप्ट करते रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए इस वक्त ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, क्रिटिसिज्म के लिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए अगर कोई बात आगे सामने आ जाए, तो उसको भी क्रिटिसिज्म के तौर पर ही लेना चाहिए, और उसका जवाब भी बड़े संजीदा माहौल में और बड़े डिसेंट तौर पर इसको उसको भी उसकी भी जवाबदेही करनी चाहिए। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, मैं नहीं कहता हूं कि इसमें कोई खामियां नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि दैट इज द फुल प्रूफ सिस्टम, एंड देन इसमें कोई खामी नहीं। टेक्नोलॉजी भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम ही इंसानों ने बनाई है, तो इसमें खामियां हो सकती हैं। तो अगर खामियां हैं तो हमको दूर करनी चाहिए, और दूर करने के लिए हमारे पास आए दिन आप इलेक्शन लॉज को देख लीजिए। जैसे अभी भंडारी सर ने बात की कि ये जो ईवीएम अभी जो इसमें जो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज आ रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े अच्छे तरीके से इसको कहा कि नहीं, आप भंडारी सर, एक मैं सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशन को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, दैट नीड टू हैव ए कल्चर ऑफ ट्रस्ट। सुप्रीम कोर्ट व्हाइल प्रोनाउंसिंग द जजमेंट, तो उच्चतम न्यायालय की जो जजमेंट है ना, उसमें वो एक्सप्रेशन दैट वी नीड टू हैव ए कल्चर ऑफ ट्रस्ट in addition to basically have the technological innovations alongside, so that they are beneficial for us, but at the same time it did not say, उच्चतम न्यायालय ने नहीं कहा कि that I mean it is 100% correct, but it said that there is a need to basically develop the culture of the trust. तो वो कल्चर ऑफ ट्रस्ट कौन क्रिएट करेगा? कल्चर ऑफ ट्रस्ट तो हम ही को क्रिएट करना है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे कैंडिडेट्स हो, चाहे आम पब्लिक हो, चाहे आम जनता हो जिसको वोट डाले जाना है। तो ये कल्चर ऑफ ट्रस्ट
एक साइड नहीं हो सकता, एक साइड नहीं हो सकता। कल्चर ऑफ ट्रस्ट हमको वोटर में भी डेवलप करना है, कल्चर ऑफ ट्रस्ट हमको कैंडिडेट्स में भी डेवलप करना है, और कल्चर ऑफ ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टीज में भी डेवलप होना है। और इसका मतलब कल्चर ऑफ ट्रस्ट डेवलप करने का मतलब ये है कि कोई किसी पर ऐसे आरोप न साधे कि नहीं भाई आप गलत कर रहे हो, मैं सही कर रहा हूँ, या वो सही कर रहे हैं, मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ, जहां पर गुंजाइश है किसी चीज को ठीक करने की, तो वहां पर आ जाए और ठीक करे। मैं नहीं कहता हूँ कि चाहे मैं इसमें जैसे भंडारी सर ने बता दिया कि ये जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन की अभय बच्चन एंड वो कुमार अग्रवाल जिन्होंने ये पिटीशन की थी, आई डोंट बेसिकली डिनाई दैट। आई मीन maybe they had come to the court with good intentions, but ultimately the court basically decided the issue in a very decent manner, and laying down that we have what I want to say is that uh, उच्चतम न्यायालय का ये जो डिसीजन है, उसने कहा कि हमारे पास इलेक्शन लॉज का एक फुल प्लेजेड वो परफॉर्म उनके रूल्स है, उनके रेगुलेशंस है। तो हम वो जहां पर भी हमको कहीं लगता है कि कोई खामी है, तो उसके लिए हमको एक रूल है। चाहे ट्रेनिंग देने की बात हो, चाहे ये ईवीएम चलाने की बात हो, चाहे ये वो हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स है, रेगुलेट करता है हर किसी जगह किसको क्या करना है, किसको क्या करना है। और इस ये सब चीजें इंश्योर हो जाती हैं। तो इन सब चीजों को लेकर मुझे लगता है कि बैलेट बैलेट से हम बहुत आगे निकल आए हैं। और हो सकता है कि अभी हम बात कर रहे थे कि ब्लॉकचेन की, तो क्या हम उस वोटिंग में ब्लॉकचेन सिस्टम को लाएंगे ताकि और ट्रस्ट क्रिएट हो जाए। तो अभी अभी टेक्नोलॉजी में हमको क्या क्या और करवाएगी, ये भी फ्यूचर ही बता सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजिकली वी हैव, आई शुड से दैट यू नो इवन अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज वेयर दे रोड राइट टू फ्रेंचाइज इज नॉट अवेलेबल टू, इट इज अवेलेबल टू ओनली अ पर्टिकुलर एज ग्रुप। इवन मैं आपको बता दूं कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में फीमेल्स को वोटिंग राइट है ही नहीं, जबकि मेरे देश में फीमेल्स को इवन उस यूथफुल तबके को, जिसमें मैं कहता हूं कि 90% आई ऑलवेज से दैट 90% इंडिया इज यंग इंडिया। हमारा देश जो है ना वो यंग 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 कंट्री है। तो उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। उस वही वजह थी कि हमने जो एज लिमिट थी वो नीचे लाई, तो ताकि यूथ आगे हो और यूथ बेसिकली लीड कर सके कंट्री को। और यूथ को इसके साथ टेक्नोलॉजी के साथ तो चलना ही है। ये हमारा मेरा जमाना और भंडारी सेक्टर जमाना तो नहीं रहा। तो देयरफॉर वी बेसिकली हैव टू प्रोवाइड दैट प्लेटफॉर्म where the youth along with these technological developments and innovations have to go ahead. वेरी ट्रू। बहुत सही कहा प्रोफेसर हुसैन ने कि वातावरण भरोसे का होना चाहिए। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की थी, और कहीं ना कहीं ये टिप्पणी बहुत गहरी थी। समझने वाली बात यह है कि आज हम वेस्ट बंगाल को देखते हैं, जहां पर कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। हम पुराने यूपी को देखते थे, जहां पर राजा भैया और इस तरह के जो उपद्रवी थे वहां के राजनीति में आते थे, और पूरे के पूरे बूथ कैप्चर होते थे। उन चीजों को बंद होना भी जरूरी था। और दूसरी तरफ हम देखें तो आज फास्टैग जैसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जहां हमारी गाड़ी रुकती ही नहीं है, सीधा टोल पार कर जाती है। उन टेक्नोलॉजीज को देखकर भी लोग कहते हैं कि दुबई में तो इससे भी आगे की टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजिकली देश आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ने की जरूरत है, और वातावरण भरोसे का होने की बहुत जरूरत है। इस पूरे मसले पर मैं एक और बात पर प्रोफेसर एम के भंडारी सर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं बैलेट पेपर से जब ये जमाना ईवीएम पर आया, तो मुझे अपने जर्नलिस्टिक करियर को जब मैं याद करता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं एक ऑब्जर्वेशन नजर आती है कि जो राजनीति बाहुबलीपन का शिकार हो रही थी, उसमें एक बहुत कमी आई है। अब से 10 साल पहले के यूपी को जब हम देखते थे, तो वहां सिर्फ गुंडा राज हुआ करता था। इलेक्शन के वक्त भी इलेक्शन में घटनाएं घटनाएं बिहार में नजर आती थी, घटनाएं घटनाएं वेस्ट बंगाल में नजर आती थी। यहां तक कि हमने पिछले इलेक्शंस में भी देखा तो कार्यकर्ताओं के मर्डर पे मर्डर वेस्ट बंगाल में हुए जा रहे थे, कोई एफआईआर तक लॉन्च नहीं हो रही थी। इस हालत पर आ गए थे। अगर तब ईवीएम नहीं होती और इस तरह की कानून व्यवस्था होती, तो पूरी तरह से इलेक्शन रिग हो चुका होता। क्या आप मानते हैं बाहुबलीपन को राजनीति से हटाने का काम भी ईवीएम ने किया है?
आपने बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज किया है वरुण। और इससे पहले प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन ने जो सुप्रीम कोर्ट के एक फ्रेज द ट्रस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्ट पे जो बात कही, और आपने भी उसे रिपीट किया फिर है, और ये कहा कि हमारी युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है। हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में और आपकी कश्मीर यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी में परसों 2 और 3 तारीख को इन्हीं बातों पर चर्चा कर रहे थे। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि युवा पीढ़ी ज़्यादा टेक सेवी है, टेक को अडॉप्ट करने वाली है, और वो फेयरनेस चाहती है। ये जो आपने कहा कि इलेक्शन रिगिंग होना, बाहुबलियों की डोमिनेशन होना, ये बातें अब पुरानी हो गई। क्योंकि हाँ, कभी कभी होता है कि लोग ईवीएम लेके भाग जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है आप ईवीएम लेके भाग भी गए तो आप उसमें एक वोट भी इधर से उधर नहीं कर सकते, वो तो सील्ड है। और वो ठीक है, दूसरा चुनाव हो जाएगा, दोबारा वोटिंग हो जाएगी, लेकिन आप वोट नहीं डलवा सकते। ऐसे हजारों किस्से होते थे कि बाहुबली आते थे, 500 वोट लिए, एक अपनी पार्टी का ठप्पा लगाया और बैलेट बॉक्स में डाल दिए। वो चीजें अब संभव नहीं है। आप ईवीएम में जाके और 500 बार एक पार्टी को वो देने का बटन नहीं दबा सकते। तो इसके साथ ही मैं आपसे 2-3 बातों पर आपका ध्यान करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो लीगली हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में 1997 में एक संशोधन किया गया, और उसको उस संशोधन के जरिए लाया गया 1989 में, सॉरी 1989 में एक नई धारा जोड़ी गई सेक्शन 61A, और उसमें ईवीएम द्वारा वोटिंग, पहले बैलेट वोटिंग मैनुअल वोटिंग था, तो उसको चेंज करके ईवीएम के द्वारा वोटिंग को जोड़ा गया। यानी कहने का मतलब यह है कि ईवीएम वोटिंग इज ए लीगली परमिसिबल मेथड। ऐसा नहीं है कि किसी एक सरकार ने या किसी एक पार्टी ने अपनी मर्जी से इसको शुरू कर दिया। उसके बाद इसको 2 बार चैलेंज भी किया गया, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने जैसा आपको कहा, और अभी रिसेंटली हर बार सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को सही ठहराया। फिर अब की इस बार चैलेंज में ये कहा गया कि जो वोटर पेपर है, वोटर ट्रेल है, उसको 100% किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संभव नहीं है। मैंने आपको बताया कि करीब करीब 99 करोड़ वोटर्स हैं, उनके सबके वोटर स्लिप को वापस काउंट करना और ईवीएम के में डाले गए वोट से वेरीफाई करना, ऐसा संभव नहीं है। चुनाव आयोग ऑलरेडी सैंपल के रूप में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 5 एरियाज की मशीन की वो वेरिफिकेशन करता है। और ये वीवीपीएट, देखिए एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपके दर्शकों को आपके माध्यम से बता रहा हूँ, ये कब शुरू हुआ वीवीपीएट का? 2019 के इलेक्शन में। इससे पहले वीवीपीएट नहीं हो रहा था, वोटिंग मशीन में वोट जाता, और आपको पता है कि इसके कितने बड़े फायदे हैं। तुरंत वोटिंग, तुरंत काउंटिंग। नहीं तो आप फिजिकल बैलेट पेपर को 99 करोड़ वोटर को बैलेट्स को काउंट करेंगे, हो सकता है 4 दिन 5 दिन में रिजल्ट आएगा, नहीं तो सवेरे काउंटिंग शुरू होती है और शाम तक काउंटिंग पूरी होकर अधिकांश रिजल्ट आ जाते हैं। जहाँ तक कोई डिस्प्यूट है या कोई पॉइंट है तो कभी कुछ समय लग सकता है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में, ये ठीक है अमेरिका में नहीं होते हैं, लेकिन मैंने सर्वे किया करीब 100 कंट्रीज का। यूरोप के अधिकांश स्टेट्स में होता है, बेल्जियम में, ब्राजील में, बुल्गारिया में, एशिया में फिलीपींस में, चाइना में कुछ मामलों में, और भी दूसरी कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में होता है। कहीं जनरल इलेक्शन में होता है, कहीं लोकल इलेक्शन में होता है, जैसे वहाँ की लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, और कुछ स्टेट्स में नहीं होता। जो नहीं होता वहाँ छोटी छोटी पॉपुलेशन है, जो वोटर्स हैं उनकी संख्या शायद लाखों में है, तो वहाँ वो फिजिकल जाके वोटिंग कर सकते हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति में इसलिए नहीं होता कि अमेरिकन राष्ट्रपति की वोट की प्रक्रिया जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होता, राज्यसभा के चुनाव में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह वोटिंग की प्रक्रिया दूसरी है। वो प्रोपोर्शनल वोट डाला जाता है, वो सिंपल वोट नहीं है कि भाई एक्स वाई और जेड में से आपको एक पे वोट डालना है। उसका एक अलग पैटर्न है, वो आज विषय नहीं है चर्चा का। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने पहले भी कहा कि कई परीक्षण के, कड़े परीक्षण के बाद
ईवीएम को सुरक्षित माना गया। अब मैं आता हूं संक्षेप में राजनीतिक मुद्दे पर। हमारे यहाँ एक कहावत है प्रोफेसर हुसैन, आप इस बात से सहमत होंगे कि हेड आई विन टेल यू लूज, यानी मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। मैं चुनाव जीत जाऊं तब मुझे कोई आपत्ति नहीं है ईवीएम से। हिमाचल में जीत गए, कर्नाटक में जीत गए, पिछली बार राजस्थान में जीत गए, इस बार हार गए। राजस्थान में जीते तब तकलीफ नहीं थी, हारे तो ईवीएम को दोष दिया। यूपी में जीतते रहे जब तक कोई हम्म, तकलीफ नहीं थी, हारे तो बिल्कुल। इलेक्शन ईवीएम को दोष दे दिया। तो ये चीज तो नहीं हो सकती। ऐसा ही अभी आपने सुना कि इलेक्टोरल बॉन्ड में हुआ। अरे भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड गलत थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा गलत तरीके से लागू किए गए थे। तो आप एक पर्टिकुलर पार्टी को क्यों बदनाम कर रहे हैं? आप लौटा हम्म, देते, आपने भी तो 1,000 करोड़ के करीब पैसा लिया है सी बॉन्ड से। तो आप कहते भी नहीं ये गलत है, हम तो इसको एथिकली गलत मानते हैं, लीगली गलत मानते हैं। या अभी भी लौटा दीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बिल्कुल। तो लौटा दीजिए सारा पैसा जो आपने लिया। तो ठीक इसी तरह से अभी भी आप कह दीजिए कि नहीं नहीं, वो जो चुनाव हमने जीता था वो ईवीएम की गड़बड़ी थी, इसलिए हम उसको, अब तो खैर वापस तो आप नहीं जा सकते, कड़ी को पीछे तो नहीं मोड़ा जा सकता। लेकिन ये राजनीतिक दोहरापन है, दोगलापन है। आप जानते हैं हम्म, कि मैं स्पष्टवादी का मैं विश्वास रखता हूँ। ईवीएम ठीक है तो हर इलेक्शन के लिए ठीक है, हम्म, चाहे आप जीते चाहे आप हारे। और इलेक्शन ईवीएम अगर गलत थी, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया कुछ पार्टियों ने और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो फिर सब ये चुनाव में गलत थी। आप जीते वो भी गलत था, और जो दूसरी पार्टी आपकी अपोजिशन पार्टी जीती वो भी गलत था। या तो इतना साहस रखिए, और नहीं तो केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए, लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए, लोगों को देश की व्यवस्था में, जैसा प्रोफेसर हुसैन ने कहा, कि हमें ट्रस्ट पैदा करना है। और ये ट्रस्ट खाली राजनीतिक पार्टियां पैदा नहीं करेगी, हम भी, जैसे आज आपका ये चैनल ये चर्चा कर रहा है, एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसको लाखों लोग देखेंगे, वो समझेंगे कि ईवीएम क्या था। दो देश के बड़े बड़े एक्सपर्ट जब ये कह रहे हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो हम उनके सामने तो हम क्या है, कि वो भी जब ये समझा रहे हैं कि नहीं ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, वीवीपीएट का जो मिलान होता है वो बहुत सुरक्षित होता है, सिक्योर्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और फास्टर होता है। ये तो तकनीकी का एक उपयोग है। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कमेंट्स किए, और मैं भी उनसे सहमत हूं कि ये जो ईवीएम की मशीनें हैं ये पुरानी हो गई। अब इनको और बेटर सिक्योरिटी के साथ, जैसा हम कंप्यूटर बदलते हैं, जब हमारा कंप्यूटर या मोबाइल पुराना हो जाता है तो हम बेटर फीचर्स वाला लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो ठीक वैसे ही सरकार ईवीएम मशीन्स को अपग्रेड करे, या और बेटर टूल्स के साथ, बेटर टेक्नोलॉजी के साथ लागू करे। हमें खर्चे को भी देखना है। सरकार के पास सीमित साधन होते हैं। भारत की डेमोक्रेसी में चुनाव कराना विश्व के का सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य मैं मानता हूं। मेरे मित्र प्रोफेसर हुसैन और आप सहमत होंगे कि भारत में चुनाव विश्व के सारे चुनावों में सबसे बड़ा चुनाव है। और उसको सफलतापूर्वक, छोटी छोटी घटनाएं तो हम अपने घर में रहते हैं तो वहां भी मन मुटाव हो जाता है कभी कभार, तो छोटी छोटी घटनाएं हो सकती है, लेकिन भारत के चुनाव अपने आप में एक शानदार प्रक्रिया है, और इतने अच्छे तरीके से की जाती है कि जिसकी कोई दुनिया में मिसाल नहीं है। तो कहने का मैं अपनी बात यही समाप्त कर रहा हूं कि पूरे विश्व में कई राष्ट्र इसे अपना रहे हैं, सुरक्षित है, हर तरह से इसको जांचा परखा गया है। और वीवीपीएट से मिलान होने के बाद और ये निश्चित हो गया कि ये प्रक्रिया सुरक्षित है, जिसको आपने वोट डाला वो उसी को गया है। वो ऐसा नहीं है कि अंदर आपने एक्स पार्टी को डाला और वो वाई के अंदर ट्रांसफर हो गया, ऐसा हो नहीं सकता, असंभव है। और चुनाव आयोग ने तो कहा कि आप आइए और हमको हैक करके बताइए, हमारे सामने बैठिए, हम एक्सपर्ट्स को बुला लेते हैं। जब एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो विश्व की सबसे बड़ी तकनीकी संस्थान है, उसने टेस्ट करके बता दिया कि ईवीएम में कोई खामी नहीं है। और अब आगे की टेक्नोलॉजी, अभी प्रोफेसर हुसैन ने डिस्कस किया, हम बहुत चर्चा कर चुके हैं इस पे, कश्मीर में श्रीनगर की मेरी रिसेंट विजिट में, कि ब्लॉकचेन के द्वारा भी हो सकता है। और इलेक्शन कमीशन सीरियसली इस बात पर विचार कर रहा है। इंटरनेट के द्वारा भी वोट डाले जा सकते हैं, लेकिन उसमें एक मुश्किल है इंटरनेट में। वोट में देखिए,
हमारी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। किसी को ये नहीं पता चलता कि वरुण ने किस पार्टी को वोट दिया, या एम के भंडारी ने या हुसैन साहब ने किस पार्टी को वोट दिया। ये मेरी गोपनीयता है, मेरी चॉइस है। इवन मेरे परिवार वाले भी नहीं जानते कि मैंने मशीन के अंदर जाके किस पर बटन दबाया। इंटरनेट में वो गोपनीयता नहीं रह पाएगी। इंटरनेट, हम बैंकिंग में इंटरनेट यूज करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन वो गोपनीयता वहां थोड़ी मुश्किल रहेगी। पर ब्लॉकचेन में वो गोपनीयता मेंटेन हो सकती है। इसलिए ये ये भी चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेते हुए हम गोपनीयता मेंटेन करें। अब आप देखिए, भारत पहला देश है जहां एक वोटर के लिए, जो कि बहुत दूर कहीं पहाड़ी पर रहता है, हमारे चुनाव आयोग के कर्मचारी मशीन लेकर जाते हैं और उसको वोट डलवाते हैं। जो बुजुर्ग हैं, जो नहीं फिजिकली जो चल फिर नहीं सकते, उनके घर जाके वोटिंग होती है। सरकार ने ये भी व्यवस्था की है, बैलेट पेपर की व्यवस्था तो है ही, लेकिन आपके घर आके कर्मचारी सीक्रेटली आपको वोट डालने का अवसर देगा। ये बहुत बड़ी बातें हैं और इनको समझने की जरूरत तो कहीं है। ना ओवर कहीं टू यू। प्रोफेसर एम के भंडारी ने बहुत अहम मुद्दों पर बात की, और आखिरी कमेंट्स लेने के लिए मैं प्रोफेसर हुसैन के पास भी जाना चाहूंगा। सर, इतना बड़ा देश और टेक्नोलॉजिकली इतना अपग्रेडेड कि आज गूगल को, आज माइक्रोसॉफ्ट को, आज स्काइप को, आज तमाम सारी वर्ल्ड की बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज को जो चला रहे हैं, चाहे कर्मचारी हो चाहे सीईओ हो, ज्यादातर इंडियंस हैं और इंडियंस उनको चला रहे हैं। हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड या टेक्नोलॉजी को चलाने वाले पूरे दुनिया भर में और कोई भी नहीं है। सबसे ज्यादा जो इंटेलेक्चुअल लेबर होती है उसे इंडियन लेबर, उसे इंडियंस कहा जाता है। ऐसे में आज इतना बड़ा सोशल नेटवर्क है, हर कोई सोशल मीडिया पर है। अगर ईवीएम में कुछ खराबी होती तो सोशल मीडिया पर अब तक बहुत जबरदस्त बवाल हो चुका होता, जो कि हमने बैलेट पेपर के वक्त देखे हैं कि बूथ कैप्चर हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। जब 10 साल में ऐसा कोई ठोस उदाहरण आया नहीं किसी सोशल मीडिया पर भी, और साथ ही साथ इतना पुख्ता होना कि वीवीपैट आपको दिखा रहा है, दो लोग, दोनों पार्टियों के दो कार्यकर्ता अंदर बैठे हुए हैं, वो मिलान कर रहे हैं, और तमाम सारे इलेक्शन कर्मचारी बैठे हुए हैं, उनके सामने वो मिलान हो रहा है। इसके बाद भी अगर एक विपक्ष लगातार ऐसी चीजें कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी संस्था ने उसको खारिज कर दिया है, तो आप देशवासियों से क्या कहना चाहते हैं तकनीक के बारे में? और मैं तो एक और उदाहरण देता हूं, हमारे सामने जीते जागते उदाहरण बैठे हैं प्रोफेसर डॉक्टर एम के भंडारी, जो आज अपने उम्र के इस पड़ाव में भी लगातार अपडेट होते जा रहे हैं। वो ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ रहे हैं, वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं, और न सिर्फ पढ़ रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी में जाकर बात करते हैं उन चीजों के बारे में। तो जब हमारे देश के अध्यापक भी आज अपग्रेड हो रहे हैं, तो फिर देश पीछे क्यों रहे सर? वरुण जी, मैं बिल्कुल प्रोफेसर एम के भंडारी सर के बिल्कुल इनसे सहमत हूँ। सहमत दो चीजों से, दो बातें आपने बहुत अच्छी छेड़ दी। एक ये कि क्या इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना ठीक है? देखिए, मैं मेरा कहना यह है कि एक अच्छी कोशिश को, एक अच्छी काम को, कि आप एक देखिए, बैलेट पेपर से फिर ईवीएम पर आना, फिर वीवीपीएटी पर आना। वीवीपीएटी का मतलब यह है कि आप वो, इसका ये जो आप लिटरल मीनिंग जानना चाहेंगे तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती हैं। वीवीपीएटी एक और इंस्ट्रूमेंट होता है। वो किस लिए होता है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये हर किसी वोट, जहां पर भी इलेक्शन होता है, तो पहले इसका ये वीवीपीएटी का ये ट्रायल करता है, टेस्ट करता है कि वेदर द वोटिंग मशीन इज इट डज नॉट, इट्स नॉट मल फंक्शनिंग, इट इज गेटिंग गिविंग द रिजल्ट्स प्रॉपरली। तो ये इस चीज को साथ रखे, और इसके साथ साथ मैं चिंतित इस बात से हूं कि ये इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना, मैं चिंतित हूं इस बात से कि देखिए, एक अच्छी सी काविश को, एक अच्छे से एक प्रोग्रेसिव स्टेप को हम एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं और एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। बात यह है सर कि उच्चतम न्यायालय में मामला गया, और उच्चतम न्यायालय की एक बिल्कुल गहरी इन्वेस्टिगेशन, और गहरी इन्वेस्टिगेशन के बाद
आपको ये उधर से मिलता है कि देखिए ये हमारे पास सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है। और अभी तक जहां हम पहुंचे हैं ये हमारे लिए बिल्कुल वी शुड फील प्राउड दैट आवर कंट्री, द यूथ, द टेक्नोलॉजिस्ट, वी हैव बेसिकली बीन doing excellently in the technology. We have been doing excellent. My youth is doing very excellently in the technology. My youth is doing excellently in politics. My youth is doing, my government is doing so good. If it is agricultural sector, if it is subsidy to the farmers, I mean, which they used not to get, say, in the previous regimes. Now, you know, he goes, my farmer goes to the bank, and then the subsidy, the amount goes directly into his account. Otherwise, it used to be, it used to go to the, वो उनके खाते में जाता था और उनको मिलता भी नहीं था। अच्छा, उसकी वजह से वो महाराष्ट्र में चाहे देखें या कहीं और देखें तो फिर किसानों की वो हत्याएं होती थी, वो खुदकुशी करते थे। अब वो मामले रुक गए और अब हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस डायरेक्शन में विपक्ष को वो ये ऐसे मुद्दे, मेरे ख्याल से ऐसे मुद्दे जिनसे ये प्रोग्रेसिव स्टेप्स, इनको तो टारगेट नहीं बनाना चाहिए। और मैं सहमत और हूँ प्रोफेसर भंडारी से कि ऐसे, ठीक है, आपके मुद्दे हो सकते हैं, आपके राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं जिन पर आप एक दूसरे से बात कर सकें, लेकिन ये जो चीजें हैं ये नेशनल इंटरेस्ट की चीजें हैं। इनको मेरा ये मानना है कि इनको पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये आगे बढ़ने की बात है और आगे बढ़ने की जहां पर भी बात है वहां पर हर किसी देशवासी को साथ होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। तो ये रहा। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल प्रोफेसर भंडारी, आई एग्री विद यू, एंड देन यू हैव बीन अ ग्रेट माइंड एंड आई ऑलवेज सैल्यूट यू सर। यू हैव बहुत ऑलवेज अहम बातें की सर आपने। बेसिकली अब वेरेवर हमारे यू पास गो। लास्ट सिर्फ 1 मिनट बचा है, तो हम ये कंक्लूड करना चाहते हैं कि जब देश आगे बढ़ रहा है, रेलवे में आगे बढ़ रहा है, सड़कों पर आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, हर चीज में आगे बढ़ रहा है, तो राजनीति आप अपनी तरफ रखिए, देश को आगे बढ़ने से रोकिए मत। मत रुकिए, मत थैंक यू रुकिए। सर, थैंक यू सो मच फॉर बहुत ज्वाइनिंग इन अच्छा दिस आपने, डिबेट। थैंक यू सर। बहुत अच्छा कंक्लूड किया। थैंक यू प्रोफेसर हुसैन, थैंक यू वरुण, एंड थैंक यू, वी थैंक यू लुक भंडारी फॉरवर्ड सर, फॉर एंड इट्स थैंक रिले। यू वरुण जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार सर, थैंक यू सर।